सबको आवाज सुनाई दे रही मेरी? हेलो, आवाज सुनाई दे रहा? यस सर। यस सर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा था इस तरह। चलो, आज सुबह से वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है, मे भी इसके कारण भी लेट से ज्वाइन हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ये पिछले वाले क्लास में हम लोग कहाँ थे? शायद सेंटर ऑफ मास के कंजर्वेशन पर, सही है ना? हाँ ना, जैसे मैंने पिछले वाले क्लास में, आवाज सबको आ रही ना? यस सर। यस सर। ठीक है, कोर्ट वाला क्वेश्चन कराया था सर। हाँ ठीक है। मतलब मीनिंग ये कि वो पॉइंट क्या कहते हैं कि सिस्टम में कब आपका ये सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग आपको कब कौन सी बात सोचनी है, ठीक। और फिर क्या दे रहा हूँ लैंग्वेज के साथ कि टकराने के पहले, टकराने के बाद, चलने के पहले, चलने के बाद, या फिर फटने के पहले, फटने के बाद, ठीक। अगर जो क्वेश्चन आपसे पोजीशन पूछे, ठीक, फिर बोल रहा है क्वेश्चन आपसे पोजीशन पूछे तो सेंटर ऑफ मास का कंजर्वेशन करें, ठीक है। और अगर जो क्वेश्चन आपसे वेलोसिटी पूछे तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले वाले क्लास में हम लोग थे, है ना, उसी से आगे बढ़ रहे हैं। मीनिंग ऐसा सोचो, बेसिक फंडामेंटल, कि हम एक मास देते हैं कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप का, ठीक। इसका मास दे देते हैं 20m, क्लियर। और यहां पे एक ब्लॉक रख देते हैं मे बी 4m का, ठीक है। तो यहां से यहां तक का अपना कुछ लेंथ होगा, कुछ होगा, डजंट मैटर, हमको उससे लेना देना नहीं, क्लियर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा कि मान लीजिए ऐसा है ना, तो जब यहां से ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, सोचो तो बिल्कुल जैसे पहले वो बोट वाला क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल वैसे ही कि ये वाला पोर्शन सोच लेते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, तो ये जब नीचे की तरफ आएगा तो ये 20m पीछे की तरफ खींचेगा, क्लियर। तो मान लीजिए ये 20m यहाँ, मान लीजिए 20m यहाँ, तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक जिसका मास 4m था, ठीक है, वो कितना आगे गया होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, कि ये 4m जब ठीक बॉटम पे पहुंच जाए, क्लियर, तो ये 20m कितना आगे की तरफ शिफ्ट किया? बनाइए। चलो देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे पहले सिस्टम था, ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, चेक करो। इसका सेंटर ऑफ मास तो अपने सेंटर ऑफ मास से यानी L/2 पर, और ये कहाँ था, L पे। तो वैसे ही अब 20m का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, x
प्लस एल बाई टू पर, हाँ या ना? आप ही लोग से पूछ रहा, हाँ या ना, या कोई कंफ्यूजन है इस लैंग्वेज? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? क्लियर? कि जैसे रॉड, हमको नहीं मतलब है कि हाइट में कहा जाएगा नहीं जाएगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मोशन किस तरह से? एक्स एक्सिस के लॉ। मोशन किस तरह से? इधर की तरफ, ठीक है। तो जिस बॉडी पर काम करना है उसका मोशन पक्का दे, क्लियर? कि वो जा किस तरफ रहा है, तो जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसका लेंथ कहीं भी चला जाता, हर रॉड छोटा छोटा सेक्शन का लेंथ रॉड के तौर पे, तो अगर जो मान लो इस वाले पोर्शन को हम ऐसा सोचे, मान लो ये ऐसा है ना, ठीक, तो ये छोटा सा रॉड ऐसा हो, ये रॉड ऐसा हो, और इस सबको रॉड को रख करके एक बड़ा सा 20 एम बना दिए, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसके एल बाई टू। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसके एल बाई टू पर। तो लगभग हर सभी का सेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? एल बाई टू पर, ठीक। तो सोचो, क्या सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? No, sir. नहीं ना। सीधा सीधा मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जो लाई कर रहा है ये एक्स प्लस एल बाई टू पर, और ये वाला पोर्शन एल बाई टू पर। तो क्या करते हैं? एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एक्स सेंटर ऑफ मास फाइनल। अब सोचो 4m कहां था? 4m था एल पर, 20m कहां पर है? 20m का सेंटर ऑफ मास एल बाई टू, और ये रखते 4m प्लस 20m। सिमिलरली अब 4m कहां है? 4m है x पर, और 20m का सेंटर ऑफ मास कहां है? x प्लस एल बाई टू पर, और नीचे फिर से पूरा का पूरा 24m, ठीक है। शायद नहीं दिखा, हाँ अब दिख रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या मर गया? क्या यहाँ से x नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। Yes, सकते हैं sir. लिख लो, हो जाए तो तुरंत बोलोगे। Yes, sir. L by 6. हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग को बोल देना चाहिए। चलो इस वाले पोर्शन में नेक्स्ट है। अच्छा, आज कोई नया स्टूडेंट भी है? एनीवन? चलिए कोई बात नहीं। लिखोगे, अगर जो है तो कंफर्मेशन दे दे, ताकि मीनिंग ये कि कुछ बातें बोलने का, जो कोई नए हैं तो हो सकता है कि मैं प्रीवियस क्लास से ज्वाइन किया हूँ, एक क्लास पहले। क्या करे? एक क्लास पहले से ज्वाइन किया हूँ, प्रीवियस क्लास से।
हाँ ठीक है, मतलब वही बात है, एक क्लास पहले से ज्वाइन किया, डजन मतलब फिजिक्स की आपकी पहली क्लास है ना? नो सर, आज दूसरी है। तो पहला वाला क्लास क्लियर था? यस सर। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। तब तो फिर नए नहीं हो, फिर इस कारण से कि ये वाला टॉपिक पर बीच में रख रखा था। ठीक है, चलिए सब कोई क्वेश्चन लिखिए। एक लिखोगे, एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास, एन आइसोलेटेड पार्टिकल of mass m moving in a horizontal xy plane, moving in a horizontal xy plane along x-axis, moving in a horizontal xy plane along x-axis, full stop. At a certain height above ground, it suddenly explodes into two fragments, of masses m/4, of masses m/4 and 3m/4 full stop. An instant later, the small fragment is at y equal to plus 15 centimeter, y equal to plus 15 centimeter. सर इंस्टेंट लेटर के बाद क्या बोले? Instant later, the smaller fragment is at y equal to plus 15 full stop. Find the position of heavier fragment at this instant. At the position of find the position of heavier fragment at this position. ठीक है, देखो हो सकता है तुम फिगर इसका सोच पाओ, नहीं सोच पाओ, ठीक, तो बता रहा, उसके बाद तुम लोग खुद से बता। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल xy, क्लियर? तो सोचो हम अपने तरफ से z एक्सिस इधर बना, ठीक, हो सकता है तुम लोग XY प्लेन नहीं बना पाएगा, इसलिए मैं फिगर बना, लेकिन ये बनना चाहिए। ठीक, अभी के लिहाज से जैसे जैसे चीजें आगे बढ़े, कॉन्सेप्चुअली कुछ चीजें बढ़ी, ठीक है, जितना जल्दी इस वाले पोर्शन में अपना अप्रोच क्लियर, बस और कुछ नहीं, क्लियर? इस वाले पोर्शन में क्या, ये जेड एक्सिस मान, अब सोचो मैं ये वाला प्लेन बना देता हूं वाई,
और ये वाला सेक्शन बनाता हूं एक्स। क्लियर? ठीक है, तो खुद सोचिए एक्स वाई प्लेन क्या ऐसा होगा? एक्स वाई वाला प्लेन ये वाला है क्या? देख, ये एक्स वाई प्लेन, हाँ ना? यस सर। Yes, sir. यानी ये प्लेन मैंने हॉरिजॉन्टल बना, फील करना, प्लेन मैंने हॉरिजॉन्टल बना। ठीक, अब कह रहा क्वेश्चन का लैंग्वेज एट ए सर्टेन हाइट एबव ग्राउंड, इन रियलिटी में एक्स वाई प्लेन ही ग्राउंड होगा। सोच के देखो, Yes, sir. आंसर कोई बना देगा इसका। बोल तो रहा है कि बड़ा आसान क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्वेश्चन टफ नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो सकते, इसकी तो मैं गारंटी। ठीक है, हाँ, बशर्ते अगर जो ये बात बोले कि दिमाग पे जोड़ नहीं डाले, लैंग्वेज नहीं क्लेरिफाई किए, तब भले बहुत बड़ी परेशानी। सर इनिशियल सेंटर ऑफ मास और फाइनल सेंटर ऑफ मास को इक्वेट करके बनाना है। क्या क्या क्या? सर इनिशियल और फाइनल सेंटर ऑफ मास को नहीं सर। नहीं सर, हाँ सर, क्या पूछना क्या चाह रहा है, बोलेगा ना? सर कंजर्वेशन के बारे में बोल रहा है, क्या? सेंटर ऑफ मास के कंजर्वेशन से बन जाएगा ये बोल रहा है। हाँ ठीक है, तो मीनिंग ये कि ऐसे नॉर्मली फॉर्मूला बना करके तो तुरंत बन ही जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसका इमेज, ठीक है, कि दिमाग में इस फिगर होगा कैसा, ये इमेजिनेशन तुम लोग जितनी जल्दी करना शुरू कर दो उतना अच्छा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये सिस्टम ऐसा था, ये वाई एक्सिस था, अब यहाँ पे मास हम मान लेते हैं सर्टेन हाइट बोला, हमको हाइट नहीं पता, यहाँ मास एम, लेकिन यहां से ये टूटा। ठीक, तो मान लो कि ये हाइट अगर जो एच भी था मान लेते, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता? एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में एच। हाँ ना? क्लियर है ये? Yes, ठीक है, sir. और अब आपको ये बोला कि ये जो मास है वो 2 भागों में टूटा। ठीक, तो एक भाग है m/4, बस 2 भाग में टूटा हो, यहां से अचानक टूटा, तो एक मास मानते हैं m/4 और दूसरा मास था 3m/4। क्लियर? ठीक है, अब जो m/4 है उसको बोला कहां गिरने को? स्मॉलर फ्रैगमेंट को +15, यानी कहीं जाके गिरा होगा +15 वाई में। ठीक, तो वाई में गिरा तो इसका कोऑर्डिनेट 0,15,0, हाँ या ना? ठीक है, ये किधर गिरता हमको नहीं पता, जहां गिरता लिखते हैं, और वो पोर्शन अपने तरफ से मानते हैं वाई। ठीक, यानी जहां गिरता वो कोऑर्डिनेट होता 0,y,0। ठीक है, तो क्या y की वैल्यू निकाल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से? हाँ या ना? यानी Yes, अब हम sir. लोग करेंगे, आदत हम लोग की Yes. बनी पड़ी थी 3 से 4 क्वेश्चन जितना हम कराए सब कराए HCM पे। ठीक, मतलब कि एक्स सेंटर ऑफ मास। ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया वाई सेंटर ऑफ मास। क्लियर? तो कोई जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को देने का, सिर्फ एक कारण है, एक, कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक्स और वाई या फिर जेड, ठीक, आप चाहो तो तीनों ही डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि अब जिसके इसके बाद हम लोग लीनियर मोमेंटम शुरू ही करें। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में ही लगाओगे या फिर वाई एक्सिस में लगाओगे या फिर जेड एक्सिस में लगाओगे। ठीक है, आप तीनों डायरेक्शन में फ्री हो लगा लेंगे। क्लियर? कभी कभी यहीं से बताता जा रहा, ठीक है, कि आगे चल करके तुम लोग को तकलीफ ना हो क्वेश्चन के लैंग्वेज को प्रेडिक्ट करने में या बात बनाने में। ठीक, बात बनाने वाला वो फिजिक्स वाला नहीं, ठीक, कि जो मैंने बोला है कि
जो देखो, बोलो, फील करो, सुनो, उसको मैथ्स के तौर पे लिखो। ठीक, तो वो फील गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, ठीक, कि वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस, जैसे एक्स वाई प्लेन बनाए नहीं, ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो किताबी लैंग्वेज या बहुत सारे लोग, शायद ऑल ओवर इंडिया के 90% टीचर, ठीक है, वो फट से बोल रहे हैं जेड एक्सिस में कंजर्वेशन नहीं करा। ठीक है, ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंजर्वेशन करा लें, एक्स वाई में करा लेंगे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो एक्स वाई में कंजर्वेशन करा लें। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 90% लोग, ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग में जानबूझ करके इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मैं कराता जाऊंगा और वो बात से क्लेरिफाई करा दूंगा। आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप किसी भी एक्सिस में करा सकते। क्लियर? हाँ, बशर्ते मैंने जो लैंग्वेज बोला है, चलने के पहले, चलने के बाद, फटने के पहले, फटने के बाद, टकराने के पहले, टकराने के बाद। क्लियर? ये तुरंत होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत देर बाद सोच सकते। टाइम ड्यूरेशन अगर जो काउंट करोगे तब गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि सोचो, जब मैंने क्या बोला, टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट, ठीक है, फटने के जस्ट पहले, फटने के जस्ट बाद। अच्छा, मान लो कोई फटा होगा, कोई फटा होगा, तेरे हाथ में बॉम्ब है, एक बॉम्ब फटा, ठीक, फिजिक्स फील कर लेना उसके बाद तेरे साथ जो, ठीक, तो बॉम्ब फटा तो तू भी फटा, मान ले, ठीक, तो तू क्या सोच के फटेगा कि नहीं हम फटेंगे तो भाई एक्स एक्सेस में फटेंगे, ऐसा संभव है? ठीक है, फटने का कोई तरीका नहीं हो सकता, वो किसी भी डायरेक्शन में फट सकता है जब इंटरनल फोर्स से होना है तो। सही है ना? अच्छा, टकरा के अगर जो गिर रहे हो, ठीक, तो अगर तुम टकरा के गिर रहे हो, आप बोलोगे कि नहीं हम एक्स से एक्सिस में गिरे, अब तो फिर तो इंटेंशनल हो गया। इंटेंशनल मतलब कि तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, ठीक। और मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि इन तीनों जगह पे बीच में टकराने के जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद, चलने के जस्ट पहले, चलने के जस्ट बाद और फटने के जस्ट पहले और फटने के जस्ट बाद, ठीक है, आपका दिमाग काम करना बंद होगा। हाँ, उसके बाद तुम सोच लो, अच्छा यहाँ गिरे पड़े मिले, अच्छा ऐसा फटा, ठीक है, वो सब, लेकिन बाद में सोचो जिस टाइम पे ये घटना घटा होगा, क्या उस टाइम पे आपका दिमाग काम करेगा? हाँ ना? बोलो भाई। नो सर। नो सर। लॉजिक ना? ठीक है, तो आप एक्स, वाई और जेड एक्स, जो मैं बात बोल रहा हूँ इत्मीनान से सुन लेना, ठीक। रीजन, बहुत सारा टीचर लिखा है तो टीचर बहुत सारा किताबों लिखा है, समझ में आना बात? किसी न किसी जगह पर अगर जो ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, कि आपका एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन करा लिए, वाई और जेड में कंजर्वेशन नहीं करा, समझ में आना बात? कि एक्स और वाई एक्सिस में कंजर्वेशन करा लिए और जेड एक्सिस में नहीं करा, काहे नहीं करा, का रीजन? क्लियर? वेरीफाई कर लेना, टाइम ड्यूरेशन काउंट नहीं करना है। टाइम ड्यूरेशन काउंट कीजिएगा तब हो सकता है, जैसे देखो इस समय फटने के जस्ट बाद हम टाइम ड्यूरेशन काउंट कर ले तो एच हाइट से तो गिरने में टाइम लगेगा √2h/g हायर। किसी भी पार्टिकल को जो यहाँ से ड्रॉप करे, एन को जो एच हाइट से ड्रॉप करते तो टाइम लगता √2h/g ग्राउंड पर पहुंचने। क्लियर? ठीक है, तो ये टाइम तुम्हें काउंट नहीं करना है। ऊपरे में सोचना, ऊपरे में फटा फिर कहां गया, नीचे आने के बारे में सोचने ना। क्लियर? क्या जो बोले समझ में आया या गायब हो गया? बोलो। आ गया सर। सभी लोगों को ना? यस फिर से सर। बता दो। हाँ, सर √2/2h/g का क्या बताया सर, वो नहीं समझ में आया। सर अरे एक बार फिर से बता दीजिए सर। देखो, मैं ये कह रहा हूं क्या एक्स, वाई और जेड एक्स में किसी में भी कंजर्वेशन कर सकते, चाहे वो सेंटर ऑफ मास का हो या लीनियर मोमेंटम।
ठीक, किसी में भी कर सकते हो, लेकिन ये तुम तब कंसिडर करोगे जब आप टाइम ड्यूरेशन नहीं सोचो। टाइम ड्यूरेशन कहने का मतलब ये, अगर जो ये m होता, सोचो, अगर जो ये m है और m को h हाइट नीचे गिरा है, तो गिरने में और इनिशियल वेलोसिटी जी, तो गिरने में कितना टाइम लगता? तो कुछ सिखाए थे ना टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, y इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, याद है? ठीक है, ऊपर से नीचे गिरा तो कितना माइनस है, यू बाई कितना है 0, और ये कितना माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितना हो जाता? √2h/g होता। Clear? Yes, sir. यस सर। यही बात तो बोले थे। ठीक है, कि मान लो कि इसको गिरने में टाइम लगता √2h/g। ठीक है, तो ये टाइम काउंट नहीं करना है, नहीं हो। समझ में आया ना? क्लियर? अगर जो तुम टाइम काउंट किया तो ना तुम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता है और ना ही कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा सकता है। क्या जो बोले क्लियर? उसका रीजन है, अरे भाई इस पे mg लग ना गया नीचे, हाँ या ना? बोलो। यस सर। फील हुआ बात? mg लग ना गया तो हम क्या पढ़ रहे? थ्योरी कहां से स्टार्ट किए? जब f एक्सटर्नल 0 हो तब, यही जरा शुरू किए हैं। अभी Yes, जो sir. वहां पे f एक्सटर्नल 0, ठीक है, तो फटने के जस्ट पहले, फटने के जस्ट बाद, चलने के जस्ट पहले, चलने के जस्ट बाद, और टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट। क्लियर है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्स बहुत देर बाद, मतलब जैसे सोचो हम तुम खड़े हो, ठीक है, और तुम खड़े हो, और बहुत बार तो हाँ ठीक है, तो अभी दिमाग में से चल भी ले रहा था, बहुत बार तो मैंने ये एग्जांपल दिया है कि तुम खड़े हो और तुम्हारा कमर पकड़े और धक्का दे, ये एक्सटर्नल फोर्स है। इसमें आप कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा। क्लियर? ठीक है, लेकिन जब तुम खड़े हो, अब खड़े हो और पीछे से जाए 1 लाख खींच कर जस्ट के मारा, आएगा दिमाग में ना? लेकिन जैसे ही अगर जो कमर पकड़ के धक्का दे रहे होंगे तो तुम बड़े आराम से, अच्छा सर धक्का दे रहे हैं, ठीक है। अब कोई खड़ा है, तुम लोग बचपन में भी करता हो, अभी भी करता हो, तुम लोग फ्रेंड सर्कल के सामने गलती से खड़ा है पीछे से, फिर गया एक ये लगा है, और वो बेचारा परेशान के मारा रे, है ना? सही है ना? Yes, जिस sir. काम करना बंद कर दे उसी टाइम पे कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में लगा। क्लियर? ठीक है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, क्या इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. कितना आएगा? 5 5 या -5? -5 sir, negative direction. आ रहा है ना? Yes sir. इस जगह पर वाई सी एम क्या होता? फटा तो वाई में गिरा है, तो वाई सी एम क्या लिखते? वाई सी एम 0 पर है, चेक कर दो, फटने के जस्ट पहले 0 पर है, उसके बाद वाई सी एम सोचो, या वैसे है तो हो सकता है कोई भरोसा नहीं, तो लोग गड़बड़ कर, वाई सेंटर ऑफ मास इनिशियल और वाई सेंटर ऑफ मास फाइनल। ठीक है, पहले कहा था वाई में 0 में था। क्लियर है? अच्छा, यहां चेक करो, m/4 कहां गिरा? 15 पर, तो m/4 कहां गिरा? 15 पर, और 3m/4 कहां है? नहीं पता, y, टोटल मास m, इसको इधर लेके चलेंगे, 0 हो गया, तो ये वाला पोर्शन 15m डिवाइडेड बाई 4 और ये वाला पोर्शन 3m बाई y डिवाइडेड बाई, सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितना दिख रहा है? सीधा सीधा -5। क्या जो बोले क्लियर है? Yes, हाँ sir. ना? चलिए लिखे जल्दी इसको।
हो गया? Yes, sir. चलिए स्टार्ट करें। मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम कहने का मतलब हम लोग पहले से जानते, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ठीक है, अगर जो हम लोग मोमेंटम बोल रहे हैं तो मोमेंटम के लिए क्या, सीधा सीधा P इक्वल टू एम इंटू वी। जान रही है बात? क्लियर है ये? अच्छा, इसका मतलब क्या, फील करते जाओ, ये फिगर मिटा रहा हूं। मीनिंग ऐसा सोचते हैं कि अगर जो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बना तो ग्राफ होता ऐसा स्ट्रेट में। कब? जब हम लोग मास कांस्टेंट सोचते। ठीक वैसे ही अगर जो हम लोग P और मास के बीच का ग्राफ बने, ठीक है, तो भी ग्राफ होता ऐसा। यानी ये तब जब वेलोसिटी कांस्टेंट सोचते। क्लियर? और इधर मास रखे, इधर वेलोसिटी रखे। क्लियर? तो ग्राफ का नेचर ऐसा होता जहां पे P कांस्टेंट होता है। ठीक, चलिए लिखें। हो गया सर। हो गया सर। चलिए ठीक, तो मीनिंग ऐसा होता। इसके बाद सोचो कि ऑलरेडी तुम लोगों को वर्क पावर एनर्जी से ही यूज करते आ रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। सही है ना? तो रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक लिखें, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम and kinetic energy। ठीक है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा होता, वेरीफाई कर। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता था, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग और जो ऐसा लिख दे एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी काइनेटिक एनर्जी के ये वाला पोर्शन P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, यानी P की वैल्यू √2m k होता। ठीक है, लिखें जल्दी। हो गया सर। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखोगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ की वैल्यू क्या जानते थे हम लोग? डीपी बाई डीटी जानते थे। यानी डीपी की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, या ये वाला पोर्शन अगर जो ऐसा था, ठीक है, तो रियलिटी में सोचो, इस सेक्शन में फोर्स कहने का मतलब डीपी बाई डीटी क्या स्लोप होता, जैसे डीवाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, वैसे डीपी बाई डीटी को रियलिटी में क्या स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, हाँ या नहीं? और सीधा सीधा इसे tan थीटा लिख सकते थे। Yes, sir. यानी कि अगर जो बिल्कुल सेम कंडीशन, ठीक है, कभी कभी पागल करने के लिए जबरदस्ती का क्वेश्चन इस टाइप का पूछता रहता है कि मान लो कि ये वाला पोर्शन मोमेंटम है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन टाइम टी, क्लियर? ग्राफ का नेचर ऐसा सिखाए थे, याद करना, और जो भूला नहीं है तो सब सॉरी 3 पॉइंट लेता, पहला, दूसरा, तीसरा, याद करो तो रेक्टिलिनियर में सिखाए थे, है ना? Yes, sir. ये वाला पोर्शन एक टेंजेंट यहां बनाता थीटा1, यहां टेंजेंट बनाता थीटा2, यहां टेंजेंट बनाता, पक्का ना? अब खुद सोचो, थीटा1 सबसे छोटा, उससे बड़ा थीटा2, उससे बड़ा थीटा3, यानी यहां पर जनरल इक्वेशन पे tan थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, यानी tan थीटा की जो भी वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। यानी इस जगह पर थीटा1 सबसे छोटा, थीटा2 उससे छोटा, थीटा3 सबसे बड़ा। अब ये वाला क्वेश्चन, क्या tan थीटा1, tan थीटा2, tan थीटा3 होता, ठीक है, यानी tan थीटा1 को क्या लिख सकता, पहले पॉइंट पर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रियलिटी में इसे लिख सकते थे dp1 बाई dt, वैसे ही इसे लिख सकते थे dp2 बाई dt, और इसे लिख सकते थे dp3 बाई dt, ठीक है। यानी नियम था, सोचो, पहले पॉइंट पे फोर्स ज्यादा बड़ा हो, दूसरे पॉइंट से सर छोटा होगा, बड़ा बोल रहा था। क्या क्लियर है ये बात? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यानी 2 पॉइंट में अगर जो कभी क्वेश्चन पूछ दे ग्राफ में कभी पूछ दे कि भाई हमको ये बात बताइए कि फोर्स कहाँ, किस पॉइंट पे फोर्स ज्यादा बड़ा है, किस पॉइंट पे फोर्स ज्यादा छोटा है, बशर्ते फिर बोल रहे ये ग्राफ मोमेंटम और टाइम का होना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? पक्का ना? ठीक है। Yes, sir. तो फोर्स का, कहाँ का फोर्स ज्यादा बड़ा है, कहाँ का फोर्स छोटा है, क्या निकाल सकते हैं ना हम लोग? Yes, sir. लिखिए इसे,
हो गया? यस सर। अब इसी वाले पोर्शन में, इसी स्टेटमेंट फिर हम लोग आगे बढ़े, यानी चेक करो, मैं बोलूं डीपी, डीपी की वैल्यू कितना? एफ डी टी, ठीक है, एफ डी टी, हाँ ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में इंटीग्रेशन, तो ये क्या है रियलिटी में? ये पीडीटी, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स, एक्चुअली ये डीपी है। तो एफ डी टी को हम लोग ऐसे, सबसे बेटर तरीका है इसको ऐसे लिखते कि एफ डी टी यानी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। किसी को डेफिनेशन लिखने की इच्छा है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ, ठीक। तो दोस्त देखो, यहाँ पे एफ डी टी छोटे से टाइम तक लगा, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर दें तो चेंज इन मोमेंटम, यानी मीनिंग इसे क्या लिख सकता है? इसको देख के समझ में आता है चेंज इन मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है। और इम्पल्स क्या होता है सोच तो, ये हम लोग लिख सकते हैं एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, हाँ ना? बोलो भाई। अब पता नहीं तुम लोगों को वो रेक्टिलिनियर मोशन ध्यान है कि नहीं ध्यान है, ठीक है, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को बड़े आराम आराम से पहले करवा लूं, उसके बाद समझाना पड़े ये एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ या फिर ध्यान है। बोलो भाई। सर समझा दीजिए। समझा दीजिए सर। समझ में आया? भूल गया। अगर जो खुद को गाली दे देना, ठीक, कितना छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर जो दें, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, और ग्राफ हम ऐसा 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 कुछ कुछ करते, क्लियर है ना? और याद रखना मैंने यहाँ क्या दिया है, वेलोसिटी। अच्छा, अगर जो डिस्टेंस निकालना होता तो क्या करता था? सारे को जोड़, एरिया निकाल, एरिया ऑफ द फिगर निकाल के जोड़ देते थे, पक्का ना? ऐड कर दो। यस। ऊपर नीचे सभी को जोड़ देते। नो सर, ठीक नीचे है। वाले को सब्सट्रैक्ट करते। अरे थप्पड़ मारेंगे ऑनलाइन वो तो डिस्प्लेसमेंट, किसको सुना रहे हैं? गलत बात, थप्पड़ तो मार नहीं सकते। डिस्टेंस में सारे को ऐड ऐड करते हैं। सारे को ऐड करें। डिस्प्लेसमेंट वाला नीचे वाला आपको हटा देते हैं। यस सर। यस सर। तो जो बोले क्वेश्चन सुना करो, एक डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, ठीक है? तो देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो तुमको डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम क्या करता? याद कर, तो एरिया निकाल के जोड़ता या घटाता, ये करता था छोड़, ठीक है? बस हम तुमको एक बुद्धि उस टाइम पे सिखाए, अगर जो वेक्टर क्वांटिटी पूछेगा, ठीक है, और जो वेक्टर क्वांटिटी पूछेगा तो नीचे वाला एरिया को घटा दे, यही था ना? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, हाँ है ना? यस सर। ध्यान रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, इसमें यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, ठीक है? हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे बार बार कह रहे हैं कि हम काइनेमेटिक्स तक खत्म कर चुके हैं, अब सिर्फ हम तुमको बुद्धि दे रहे हैं क्या इसे इसे बनाना है। भूल गया है, ठीक है, रिपीट कर दो, वो बात अलग है, ठीक है? लेकिन मीनिंग ये कि कॉन्सेप्ट बार बार भूला नहीं जाता,
उसको लॉजिक के तौर पे याद रखें। अब जैसे यहाँ पर अगर जो डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर स्केलर स्केलर। तो जितना एरिया होता, मान लीजिए इसका एरिया A1 था, ठीक, इसका एरिया A2 था, इसका एरिया A3 था, इसका एरिया A4 था, ठीक। तो सीधा जो डिस्टेंस निकालना होता तो क्या कर रहे होते? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A, यही ना? हाँ या ना? ठीक है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो A1 प्लस A3 ऊपर वाले को जोड़ेंगे और नीचे वाले को घटाएंगे, हाँ ना? इसमें Yes, कोई sir. नहीं ना? नो सर। वेलोसिटी को तू क्या लिखता था? dx by dt? अरे हाँ ना? Yes, sir. वेलोसिटी Yes, को sir. तू क्या लिखता था? dx by dt। अच्छा, यानी dx को तुम क्या लिख सकता था? v dt। हाँ ना? Yes, sir. यस सर। बुद्धि खोल अपना, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स ही है, मैथ्स सिखा रहे हैं, ठीक है। और ये मैथ्स अगर जो आपको पकड़ में आ जाए तो इथिकली हम ये बात बोल रहे हैं कि आपसे अप टू जेई मेन के क्वेश्चन, ठीक है, अप टू जेई मेन के क्वेश्चन आप जुबान पे रखोगे और बनेगा। मतलब बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो एकदम में नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो देखो और टिक मारने वाला स्थिति में आ जाओगे, ठीक। लेकिन पिछला सब कुछ ध्यान रखिएगा तब। अब सोचो, अगर जो हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता था? जोड़ना या घटाना? जोड़ना या काटना? जोड़ना। 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 इंटीग्रेशन करने का मतलब जोड़ना, ठीक है। अच्छा, तो अगर जो ये dx डिस्टेंस होता तो सभी को जोड़ देते, जितना एरिया था सबको जोड़ देते, ठीक। यानी स्केलर होता तो सबको जोड़, ठीक। और वेक्टर होता तो ऊपर वाले एरिया को जोड़ देते और नीचे वाले एरिया को उससे घटा देते। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात सोचो, जैसे dx इक्वल टू v dt लिखा है, वैसे ही ना dp इक्वल टू v dt लिखा था, सर p dt लिखा है, हाँ ना? सॉरी f dt, p dt बोल रहा हूँ। Yes, sir. dp इक्वल टू f dt वैसे ही लिखा है कि कुछ और है? तो वही है। अरे भाई x की जगह p हो गया, x की जगह यहाँ v हो गया, dt dt दोनों में सेम है, हाँ ना? ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हारे दिमाग में ये बात जब हम फिट करा चुके हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वैसे ही क्या यहाँ एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। सारे लोग? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। तो एक काम करें, यहां से अब ये सारी चीजें हटा दे रहा हूं जिसकी जरूरत नहीं थी, जितना ऊपर लिखे उतना लिख ले। क्लियर है? फर्दर मान लो इसका फिगर क्या था, कोई मास m था, मान लो कोई फुटबॉल जो तुम्हारी तरफ आ रहा होगा v1 वेलोसिटी, ठीक है, v1 वेलोसिटी। तुमने क्या किया, इसी फुटबॉल पर एक इंपल्सिव फोर्स लगा दिया एफ डी पी। क्लियर? मतलब वो आ रहा था 1 लाख, तुमने मार दिया खींच के। क्लियर? तो तुमने तो कोई डायरेक्शन सोचा, जर्क लगाया होगा सीधा सीधा, ठीक। तो ये जब निकलेगा तो इसका मान लीजिए वेलोसिटी हो गया होगा v2। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। कोई फुटबॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुमने उसको 1 लाख खींच के यूं मारा। अब मेरा पैर अब हर बार चेयर तो लगाऊंगा नहीं, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगा वहीं लगाऊंगा। तो मीनिंग ये कि तुमने 1 लाख खींच के मारा तो उसका वेलोसिटी में कुछ तो चेंज आएगा ना,
क्लियर? ठीक है, चाहे वो डायरेक्शन में आ जाए चाहे वो मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी में तो चेंज आया है ना। तो रियलिटी में क्या लिखता, चेक करो, इसे लिखोगे mv1 प्लस तुमने एक फोर्स लगाया FDT, ठीक है, और ये डेटा V2, तो चेक कर FDT मस्ट बी इक्वल टू V2 माइनस V1, वही बात तो लिखे, तो चेक कर, तो चेंज इन मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इम्पल्स, और इसी सेक्शन को क्या बोला जाता है, इम्पल्स। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. जल्दी लिखें। हो गया सर। हो गया सर। हो गया ये? चलिए एक क्वेश्चन लिखे, तो अब क्वेश्चन करना शुरू करें, और सीधा सीधा एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, यहां से कम मैं 15-20 क्वेश्चन करा हूं कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप, ठीक है। फिजिक्स में नॉन स्टॉप कहने का मतलब ये नहीं कि अब ये टॉपिक चलता जाएगा, जितना देर रहेगा उतना ही, मतलब कि 1.5 घंटा के अंदर जितना हो पाएगी, है ना। शायद उसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास है, तो मतलब जितना इधर हो पाता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा पार्ट कवर करते हुए, चीजों को वेरीफाई करते हुए आप काम करते रहे, ठीक। और ये 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन पूरे फिजिक्स में डिस्ट्रीब्यूट, पूरे फिजिक्स में, ठीक। अब यही 20 क्वेश्चन, ये लैंडमार्क है, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए 12th के पोर्शन में भी, आगे आने वाले रोटेशन, SHM, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, ठीक है, तो ये लैंडमार्क, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लिखिएगा, 2 masses, 1 n times heavier than 1 n times heavier than the other, 1 n times heavier than the other, are dropped from same height, full stop. How do their momentum compare? How do their momentum compare just before they hit the ground? Just before they hit the ground, ठीक है। यानी क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एक का मास m है और दूसरे का मास nm है, मतलब n टाइम्स हेवी, दोनों ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी 0, दोनों ऊपर से नीचे गिरा h हाइट मान लीजिए, तो दोनों के मोमेंटम में मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, या ये दोनों एक दूसरे से कंपेरेबल कैसे होगा, पूछिए।
बनाइए। बनाइए। बोलो भाई। अरे क्या होता है, आसान तो है। देखो, ये जब ऊपर से नीचे गिरता तो वेलोसिटी इसकी नीचे कितनी होगी? v इक्वल टू रूट ओवर 2gh। हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो ये भी नीचे गिरेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? v इक्वल टू रूट ओवर 2gh। ठीक। अब मोमेंटम का तो रेशियो पूछ रहा है या कैसे कंपेयर हो। ठीक है, तो मोमेंटम किसका? लाइटर बॉडी का। और मोमेंटम किसका? हेवियर बॉडी का। क्या लिखता? मास ऑफ लाइटर बॉडी, ठीक, और वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी। मास ऑफ हेवियर बॉडी और वेलोसिटी ऑफ हेवियर बॉडी। क्लियर? तो मास कितना है? m। दोनों का वेलोसिटी तो va है, तो n इंटू m और v। तो सोचो, mv मर गया तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:n या n:1। और जो हेवियर किसी ने ऊपर रखा। क्लियर है? ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखें। हो गया तो बढ़े आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। टू masses 1n times 2 masses 1n times as heavy as the other have equal kinetic energy. Have equal kinetic energy. First, how do their momentum compare? How do their momentum compare? बनाए। सर रिपीट कीजिएगा। सर 1/√n। ठीक है। How two masses 1n times as heavy as the other have equal kinetic energy. How do their momentum compare? सर 1/√n होगा। हाँ ठीक है। √n/n/1। ठीक, कुछ भी वो, तो कोई हेवी ऊपर रखेगा तो हेवी वाले के पार्ट के अनुसार से आएगा। देखो आसानी क्वेश्चन है। वेलोसिटी अगर जो हम ले रहे हैं सीधा, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था, अगर जो ध्यान है, तो मोमेंटम इक्वल टू था रूट ओवर
2m into काइनेटिक एनर्जी। ये प्रूव किए थे हम लोग, सही है ना। और Yes, sir. क्वेश्चन बोला कि हेवियर एक मास है और एक लाइटर मास। चलो हम रखे P लाइटर डिवाइड बाई P हेवियर। कोई P हेवियर भी ऊपर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे क्या ले सकता था, 2 इंटू मास ऑफ लाइटर बॉडी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी। उसके बाद 2 इंटू मास ऑफ हेवियर बॉडी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर बॉडी ले सकते थे। 2 तो मर गया। अच्छा, इसके बाद चेक कर, क्या मास ऑफ लाइटर बॉडी को m माने और काइनेटिक एनर्जी के मास ऑफ हेवियर बॉडी n इंटू m माने। और क्वेश्चन बोला कि हेवियर बॉडी और लाइटर बॉडी दोनों का काइनेटिक एनर्जी है सेम है, तो लिखते हैं k, m मर गया, k मर गया, यानी 1:√n। क्लियर? Yes, sir. चलिए, हो गया सब लोगों का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी of a body, kinetic energy of a body, if its momentum is increased by, if its momentum is increased by, पहला क्वेश्चन 5%, 5% और दूसरा क्वेश्चन 50%। दूसरा क्वेश्चन 50। सर कैलकुलेट द के बाद क्या बोले थे सर? कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखें अब इस वाले पोर्शन में मैंने ऐसा क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में ऑलरेडी कराया है, ठीक है कि, और वहां भी ये बात जब पढ़ा रहे होंगे तो बोले हो कि आगे जब चलेगा क्वेश्चन तो मैं तुम्हें जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, अभी तो सिर्फ मोमेंटम निकलवा रहे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कराना बाकी है, ठीक है। फिर तुमको सिखाएंगे कि अच्छा कब कंजर्वेशन ऑफ पोजीशन लगाना है और कब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, ठीक। इसलिए यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ठीक। कंटिन्यूटी में तुम खुद चेक करो, मुझसे मत पूछो, क्लियर। हाँ, मेरा धर्म कि हम तुमको हर टाइप का क्वेश्चन दिखा दें, क्लियर। उसका प्रैक्टिस तुमको जिस बुक से कहीं से प्रैक्टिस से जिससे करना है करते, हमको कोई परेशानी, ठीक है। देखो है क्या कि जैसे मैंने बोला P = √2m, ठीक। ये फॉर्मूला था, है ना। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन 10% से नीचे पूछा जाए, ठीक, तो अलग मेथड से काम करो, अलग मेथड से, ठीक है। याद करना, वर्क पावर एनर्जी मैंने बताया होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय या मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 21%, क्लियर। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या कराए ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, और वहीं पर मैंने ये बात बोला होगा, लेकिन चलो ठीक है, मान लो भूल भी गया तो कोई दिक्कत। 10% से नीचे अगर जो क्वेश्चन पूछे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, सरफेस टेंशन हो, इलास्टिसिटी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, कुछ हो, ठीक। 10% से नीचे कुछ और करना है और 10% से ज्यादा कुछ और करना है,
ठीक है, तो क्या करना है वो समझ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि अगर जो कभी क्वेश्चन पूछे तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है ना वो 50% वाला, ठीक है, वो पहले समझाते हैं। 50% वाला पार्ट हम लोग पहले सोचते हैं, ठीक है, उससे कुछ फायदा है कि तुमको पुरानी बात रिकॉल हो जाएगी, जो मैंने पहले बता रखा है वो पता चल जाए। ठीक, देखो क्या बोल रहा है कि दैट इज हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है और मोमेंटम में चेंज दिया है, ठीक। तो सोचो हम पी फाइनल, हम दूसरा क्वेश्चन पहले बना रहे, समझ में आ रहा, हम दूसरा क्वेश्चन पहले बना रहे ताकि तुम लोगों को पहले जो पुराना जो पढ़ रखे हैं वो याद आ जाए, ठीक है, फिर पहले वाले क्वेश्चन पे बाद में। तो मोमेंटम फाइनल मस्ट बी इक्वल टू 50%, तो 150 डिवाइड बाई 100, और क्या मोमेंटम इनिशियल लिखता, हाँ या ना, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये पुराना वाला ही पार्ट है। सोचो इसको क्या लिखता, मास इनटू वेलोसिटी, और इस पी फाइनल के चलते ये भी मास इनटू वी इनिशियल, और ये वाला पोर्शन 150 डिवाइड बाई 100, एम और एम मर गया, ये मर गया, ठीक है। अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन वी फाइनल और वी इनिशियल दो तरफ स्क्वायर करें तो ये डेटा 225 डिवाइडेड बाई 100 होता। अब सोचो ऊपर में हाफ एम वी फाइनल डिवाइड बाई हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, क्या ये 225 डिवाइड बाई 100 ही होता, ठीक है। इसको क्या लिख सकता था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 225 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब दोनों तरफ -1 कर, दोनों तरफ, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल -1, ये वाला पार्ट 225 100 -1, ठीक। इसे क्या लिख सकता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और 100 से माइनस करता तो 125 डिवाइड बाय 100, याद करो इसको मैंने सिखाया होगा फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक, हाँ या ना, ठीक है, नाम दिए थे ना कि अगर चेंज इन Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाए या मोमेंटम होता तो हम बोलते फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम, ठीक। पूछा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दें कि फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिखिए, ठीक, डजंट मैटर। अब सोचो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, ये क्या होता 125 डिवाइडेड बाई 100 और 100, यानी रियलिटी में कितना 125% काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज में चेंज आया, ठीक है। लेकिन ये डेटा किसके लिए वैलिड है, 10% से ज्यादा से, ठीक है। मान लीजिए 10% से कम दे दे, मान लीजिए, ठीक है, तो दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन में यहां से, ठीक है, चेक करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर जो हम लोग यूज करते तो क्या ये वाला पोर्शन पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m होता, देख, अच्छा नहीं लिखे, Yes, पी की sir. वैल्यू √2km होता, Yes, sir. ठीक। अब जब परसेंटेज 10% से कम हो तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर, तो
इसको करते हैं डीके बाई डीटी, ठीक है। रियलिटी में ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन तुम लोग को हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएट। रियलिटी में तो ऐसे लिखना चाहिए, डेल के बाई डेल पी। तो सोचो तो इसे क्या लिख सकता है, 2p डिवाइड बाई 2m, हाँ या ना? अरे 1 डिवाइड बाई Yes, 2m sir. कांस्टेंट होता है, यस सर। और पी स्क्वायर का Yes, sir. डिफरेंशिएशन 2p होता कि नहीं होता? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो इस जगह पर डेल के को क्या लिख सकते थे, चेक करो। 2 मर ही गया, तो ये लिख सकते थे पी डेल पी डिवाइडेड बाई डेल एम। पी डेल पी डिवाइड बाई, सर डेल एम का एम ना, सिर्फ एम होता। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 बना, ठीक। अब दोनों को डिवाइड कर दें, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दें, तो सोचो ये डेटा क्या होगा, डेल के डिवाइडेड बाई के। ये डेटा क्या, पी डेल पी डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई, क्या ये वाला पोर्शन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, एम मर गया, पी मर गया, क्लियर। यानी सोचो ये डेटा हुआ डेल के बाई के 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 नहीं, 2 ऊपर चला, 2 ऊपर जाए। हाँ, बिल्कुल। और यह वाला पोर्शन डेल पी बाई पी। अब सोचो क्या डेल पी बाई पी की वैल्यू तुमको दिया हुआ है 5%, अरे इंटू 100 लिखा कर Yes, 5%, sir. ठीक है। तो डेल के बाई के क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5%, यानी सॉल्यूशन 10%, क्लियर। फिर कह रहे हैं मुझे कहो मैं प्रूफ करके बता दूंगा सब दोनों में अंतर का, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन 10% से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन, ठीक, कसम खा लो इसी मेथड से सॉल्व करना, ठीक? कोई कुछ पूछ रहे हैं? नो सर। 10% से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के जैसे परसेंटेज में ये वाला मेथड लगाना ऊपर, ठीक। 10% से कम कोई मेथड दे तो ये वाला परसेंटेज लगाना, क्लियर, ठीक है। पहले Yes, लिखे, sir. और जो कोई कंफ्यूजन है कि सर आपने इस दोनों मेथड को अलग अलग क्यों किया, ठीक, तो पहले लिख ले, मेरे पास भी बोर्ड बचना चाहिए आपको समझाने के लिए, क्लियर, लिखे पहले।
हो गया सर। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसमें मुझे समझाने की जरूरत है क्या कि मैंने दोनों मेथड को अलग अलग क्यों किया? बोलो। यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। मतलब 10% के नीचे क्या प्रॉब्लम है वो बताने की जरूरत है या क्लियर है? बता दीजिए सर। एक बार फिर से समझा दीजिए। इसके मैथ्स में कोई दिक्कत है? नहीं सर, No, 10% मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मतलब कि तुमको ये प्रॉब्लम ना हुआ कि सर 10% से ऊपर वाले के लिए ऐसा मेथड और 10% से नीचे वाले के लिए ऐसा मेथड, इसमें ना दिक्कत है? यस सर। यस सर। हाँ बस, हमको लगा कि इस मैथ में क्या प्रॉब्लम है, मैथ तो नॉर्मल ने मैथ लिखे हैं। ठीक है, देखो मान लो इसको इसी मेथड से बनाना, ठीक है, मान लो तुम इसको इसी मेथड से बनाना, ठीक, तो क्या सॉल्यूशन है? जो चेंज आएगा इधर आएगा, ये ना आएगा? देखते Yes, हैं इधर क्या लिखता तुम? 5% था तो 105 डिवाइडेड बाई 100। हाँ, ये भी बोल रहे हैं ये बेस्ट सॉल्यूशन है। जो 10% से ऊपर वाले के लिए है ना, वो सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, एरर मेजरमेंट, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, उसके कारण से ये डेटा में चेंज है। क्लियर है? तो ठीक है, बोल रहे थे कि जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, तो तुमको वो सॉल्व करने पहले आ जाएगा, धीरे धीरे काम करते करते खुद ब खुद सॉल्व करने आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना क्या होता है नहीं होता है। तो ये पी इनिशियल होता, चलो तो ये 105 डिवाइड बाई 100 होता। ठीक है, क्लियर है? अब सोचिए, क्या इसको 105 का स्क्वायर कैसे करूं? 105 का स्क्वायर, चल अभी इतना रखते हैं, ये होता। ठीक है, या इसको 1.05 कहने लिख सकते हैं, 1.05। 21/20 कर दीजिए सर। कितना? 5 से हाँ, काट सही कर। सही सही, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, फटाफट हो जाएगा। 441 डिवाइड बाई 4। ठीक, अब ये 441, हाँ 10.25%। हाँ 10.25%। कुछ चेंज आया ना? यस सर, यहाँ कितना आया? 10%। ठीक है, अब इसको माइनस करता तो 441 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये होता 400, तो 41/400। 41/400। T1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन 41 डिवाइडेड बाई 100, 400। कैलकुलेशन ध्यान देना, पता नहीं कुछ कुछ छोड़ दे रहे हैं। 10.25 सर। ठीक, तो यहाँ देखो 0.25 इसमें नहीं है, सही है ना? आंसर Yes. यही सही है, लेकिन परफेक्ट आंसर ये है। क्लियर? मतलब ये गलत नहीं है, ऐसे बना रहा तो गलत नहीं है, लेकिन जो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसके कारण इस डेटा में चेंज आता। क्या चेंज आता है वो समझाते हैं। ठीक, समझो, याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक, अगर जो काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंज आता तो काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल के सोचते हैं, जो यहां पे मैंने डेल के लिखा,
सही। वैसे ही सोचो, मास तो कांस्टेंट था भाई, ठीक है, और मोमेंटम में जो चेंज आता वो पी डेल पी का होल स्क्वायर। नियमता सोचो, यही ना होना चाहिए? हाँ ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो मैंने लिखा इसको डिवाइड कर दो, इसको दोनों का डिवाइड कर दो, ठीक। तो 1 डिवाइड बाई 2m मर जाता, और चेक करो k प्लस डेल के डिवाइडेड बाई k होता, ठीक। यहां चेक करो, इसको क्या लिख सकता था? पी स्क्वायर प्लस डेल पी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू डेल पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। क्या ये जो पार्ट लिखे हैं वो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. A प्लस बी का होल स्क्वायर क्लियर है? अच्छा, इसको चेक कीजिए तो 1 प्लस डेल के बाई के होता ना, ये वाला पोर्शन पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1, ठीक है। यहां चेक कीजिए तो डेल पी बाई पी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला पोर्शन 2 इंटू डेल पी बाई पी होता। सोच लो, क्या सही Yes, है? sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब तुमने मैं दिमाग में ये बात रखी जाती है यहां पर, मैं कॉन्सेप्ट के तौर पे, कि हम चाहे आप जो एंगल ले रहे हैं, सर जो चेंज सोच रहे हैं, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ठीक है। सोचो ना, कहां 100% और कहां 5%। 100% और 5% में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना? सोच लो, गलत तो नहीं Yes, कह रहे, ठीक। तो फील कर कि अगर जो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाए, मतलब मीनिंग ये कि एरर वाला पार्ट या फिर जो भी उसको जोड़ा या घटाए इंक्रीज के लिए या डिक्रीज के लिए, वो अगर जो बहुत छोटा हो जाए, मान लेते हैं बहुत छोटा, ठीक, तो छोटा होगा तो ये 1 और 1 तो मर गया, ठीक, और ये वाला पोर्शन डेल पी टेंस टू 0 हो जाता है। ये वाला पार्ट को हम लोग होगा नहीं, ये रख दो, ये अगर जो ले लोगे तो ये 0.25 जो एक्स्ट्रा आया वो आ जाए। क्या जो बोले क्लियर है? ये 0.25 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें 10.25 आ रहा, और इस वाले पोर्शन में देख अब क्या हो गया। अब देख, क्या पिछला वाला बेसिक फार्मूला यही रखते थे? यस सर। हाँ या ना? yes, sir. यस सर। अब एरर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, हम मान लो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो देते, ठीक, और एक्स का परसेंटेज एरर दे दे और वाई का परसेंटेज एरर कह दे निकालने के, का टेंशन है? चुपचाप जितना पावर है डेल एक्स बाई है 3 डेल वाई बाई वाई। नहीं आया? आ गया. आगे सर। चुपचाप जितना पावर है कॉफिशिएंट माना डायरेक्ट बाई डायरेक्ट वाई क्यूब है, सीधे हमको जितना पावर है सिर्फ डेल पी बाई पी वाले पर पावर जो 1 है, देखो यहाँ पे जो पावर 1 है उसको लेंगे, ठीक, और रेस्ट जितना पावर होगा डिफरेंशिएशन का सबको खत्म। हमको भी ये बात पता है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, और यस सर। Yes, sir. लेकिन y स्क्वायर वाले लैंग्वेज से हमको कोई लेना देना नहीं है, और कैसे नहीं लेना देना फिर समझो, हटा इसको, ठीक। इसको क्या लिखता? x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर। एकदम फील करो आराम से, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अब देखो ये क्वेश्चन करा करके मैंने तुम्हारा एक पर्टिकुलर टॉपिक ही खत्म कर दिया, निपटा दिया, क्लियर। और वो कौन सा? एरर में परसेंटेज निकालने, जितना क्वेश्चन पूछ दे सब में यही करना, ठीक। अब हमको पता है कि x क्या है या y क्या है,
अब क्वेश्चन फिजिक्स में क्या देखा, जैसे यहाँ फिजिक्स में क्या दिया, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी दिया, एक तरफ मोमेंटम दिया, कोई नहीं कोई नया डेटा बना देगा, कौन बड़ा बात है, सही है ना। ठीक है, तो सोचो डेल एक्स बाई, और इसको ठीक है, और इसको क्या करता, वाई प्लस डेल वाई का होल है। अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन एक्स डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखता, वाई प्लस डेल वाई का होल क्यूब, और नीचे वाई ये रहने देते हैं। ठीक, सोचो इसको क्या लिख सकता था, 1 प्लस, डायरेक्टली लिख रहा हूं, हाँ ना, इधर वाला टर्म क्या सही है, यस सर। डायरेक्ट तो नहीं हुआ। अब सोचो इधर वाला टर्म लिख रहा हूं, वाई वाला, तो वाई प्लस वाई 1, इसको लिखता टू डेल वाई बाई वाई का होल क्यूब। ठीक, सही है ना, प्लस 3 डेल वाई बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 डेल वाई इंटू वाई, हाँ या ना, यस तो सर। एक का होल क्यूब आया नहीं आया, आ गया सर। आया ना। अब जितना फिर पावर 1 है, जितना पावर 1 है बस उसको रहने दे और सबको हटा, तो कौन कौन हट जाएगा देख तो, इस पर पावर 2 है, हटा 0 कर, इसमें पावर 3 है, हटा 0 कर, इसमें पावर 2 है, हटा 0, तो बचा क्या, चेक कर तो, 1 प्लस 3 डेल वाई बाई वाई जो बता रहे थे, और 1 प्लस 2 डेल एक्स बाई एक्स, और 1 वर मरिए, 1 और 1 को मार दे। क्या जो बोले क्लियर है, Yes, sir. कंफर्म, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया। तो ये बात दिमाग में फिट कर लो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल पे, ठीक है, फिजिक्स में आपको 10% से नीचे और 10% से ज्यादा का डेटा मिलना तय है। ठीक, 10% से नीचे मिला, 12th में तो और मिलना तय है, 12th में खूब पूछता है, रेसिस्टेंस में परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन खूब पूछा गया है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो कितना चेंज आया रेसिस्टेंस में, इतना बढ़ाया तो टेम्परेचर में चेंज आया तो परसेंटेज, एरर इन रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक, खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो भी नहीं डजंट मैटर, ठीक है, जो पूछा गया वो बात की बात है, उसमें हम लोग को परेशान नहीं होना, लेकिन लॉजिक समझ में आया या नहीं, आ गया सर। Yes, sir. के लिए कुछ और करना है, 10% से ज्यादा ये नॉर्मल मेथड। ठीक, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, चीजें ध्यान रखनी है। हाँ, अगर जो कोई भूल जाओगे कि हाँ भाई तो सर जो बताया गायब हो जाए, ठीक, तब लिख सकते हो, ये कोई सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है सबको। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 10% से कम वाले में अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर सही आएगा ना। हाँ भाई, तो उसी के लिए तो है ही कि 10% से जैसे 10.25 अगर जो आंसर आता है, ठीक, तो गलत है, ठीक है, सॉल्यूशन 10% ही आना चाहिए। मतलब अगर 10% मान से लीजिए- ज्यादा वाला मेथड यूज करके 10% से कम वाले क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा। हाँ गलत है। ठीक, आपने फिर चीजों को अप्रोक्सीमेशन जिसको बोलते हैं हम लोग की, चीजों को अप्रोक्सीमेशन लेना है या अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक, वो तो आपने नहीं ना किया, समझ में आई बात। सर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो सर, दोनों नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। एरर के क्वेश्चन में इस टाइप का ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर सकता। क्लियर है, तो आज तक ये ऑप्शन में नहीं दिखा है, इसलिए रहेगा भी तो सीधा सीधा वो डेटा याद रख, 10% से नीचे ये मेथड, ठीक, 10% से ऊपर ये वाला मेथड। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. समझ में है ना, मतलब ये उतना दिमाग में मत लगा कि क्या रहता है, और आसान तो है यार, जितना पावर है उतना मल्टीप्लाई कर, सोच ना, जितना पावर है, जैसे यहाँ पी एस कह रहा था, अच्छा 2 डेल पी बाई, बस, ठीक, परेशानी क्या है। क्लियर, ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक बातें क्लियर है ना सबको। यस सर। Yes, sir. हाँ,
सर दिस सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब वाला सर क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे ही पूछेगा सर। नहीं नहीं, अब क्या क्वेश्चन नहीं है वो। देखो सुनो, जैसे x के जगह इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया ना, यस सर। वैसे ही y के जगह इधर मोमेंटम दिया। समझ में आ रहा? तुमको इसका टेंशन ही नहीं पालना है। ये x स्क्वायर और y स्क्वायर करके देगा नहीं देगा, ये कंफर्म एगो एरर से क्वेश्चन हर एग्जाम में होगा। ये फिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा किया कि अभी तुम पूछ भी लिया। ये सब फिक्स्ड क्वेश्चन है। जैसे मान लो अगर जो हम ऐसा कहते, देखो ऐसे तो मैं कहता, अच्छा किया कि पूछ लिए। जैसे मान ले कि हम कोई डेटा लेते हैं, कोई डेटा x, और यहां लिखते हैं a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r। समझ में आ रहा? ठीक है, इधर x लिए, यहाँ a टू द पावर p लिए, यहाँ b टू द पावर q लिए, यहाँ c टू द पावर r लिए, कुछ छोड़ ले। ठीक, मान लो हमको x में परसेंटेज एरर पूछा, x में परसेंटेज एरर पूछा, और a का परसेंटेज एरर यानी डेल a बाई a की वैल्यू दिया पड़ा है, मान लो 2%। ठीक है, डेल b बाई b की वैल्यू दिया पड़ा है कुछ -3%। ठीक है, और डेल c बाई c का दे रखा है मान लीजिए 4%, मान लीजिए। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको नियमता निकालना है डेल एक्स बाई एक्स की वैल्यू। ठीक, और इसका मतलब क्या निकला समझो, यहाँ पावर कितना है p, तो क्या लिखेगा p इंटू डेल ए बाई ए, प्लस यहाँ पावर कितना है q इंटू डेल बी बाई बी, प्लस यहाँ पावर कितना है r डेल सी बाई सी। अब p का वैल्यू 2 दे दे, 4 दे दे, 10 दे दे, j दे दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक बात पकड़े, क्या 10% से कम है, 10% से कम है, 10% से कम, बस। क्या जो बोले समझ में आया? यस Yes, सर। sir. पकड़ में है ना? अब यहाँ एक जगह फोर्स दे दे, b की जगह मोमेंटम दे दे, c की जगह एक्सेलरेशन, कुछ दे दे। ठीक, क्लियर है? बनेगा ऐसे ही। क्लियर है ना? सिर्फ ये बात पकड़ना है, ये 2% से, सॉरी क्या 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 बोल रहे हैं? हाँ, ये 10% से, समझ में आ रहा है? ये डेटा 10% से नीचे होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, यहाँ तक बातें क्लियर है। और ठीक, हो चुकी अगला क्लास आपका ये तुरंत अभी मैथ्स का होगा शायद, मीटिंग के अनुसार। कैंसिल हो गया सर, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, मैथ्स कैंसिल हो गया सर। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अगले क्लास कराऊं, है ना?